वहां पर आप देख सकते हैं 3 एक के बाद एक बड़े धमाके मुंबई में, और एक बार फिर से मुंबई नगरी दहल गई। मुंबई में आज एक बार फिर 3 धमाके हुए और ये धमाके 10 मिनट के अंतर पर हुए और इन धमाकों में 100 से ज्यादा लोगों के जख्मी होने की खबर मिल रही है, जब से 20 लोगों की मौत हो गई है इन धमाकों में। शाम के करीब 7 बजे के करीब ये धमाके हुए। शहर में इन धमाकों से दहशत का माहौल है। हमारे संवाददाता अश्विन पांडे और सर्वेश हमारे साथ मौजूद हैं। अश्विन ओपेरा हाउस से और सर्वेश दादर से हमारे साथ मौजूद है। सबसे पहले अश्विन का रुख करेंगे जो इस वक्त ओपेरा हाउस में मौजूद है। अश्विन, तीसरा धमाका ओपेरा हाउस में हुआ था, इस वक्त आप घटनास्थल पर ही मौजूद हैं, क्या कुछ आप देख पा रहे हैं? फिलहाल किस तरह की स्थिति? जी देखिए, जिस तरह से यहाँ पे धमाका हुआ उसके बाद से ही जितने भी घायल थे उन्हें हरिकिशन दास हॉस्पिटल में ले जाया गया। और अभी मैं चंद सेकंड की बात करूं तो सीएम यहाँ पर आके गए हैं और उन्होंने पूरे माहौल का जायजा लिया है। इसके पहले वो जीटी अस्पताल गए थे, वहां पे काफी हंगामा हुआ था। जीटी अस्पताल में हमारे संवाददाता संतोष तिवारी वहां पर मौजूद थे। मेरे साथ इस वक्त संतोष आ चुके हैं। संतोष जी, क्या देखा उस वक्त आपने जीटी अस्पताल में? देखिए, अगर जीटी अस्पताल की बात की जाए तो वहां पर 50 से ज्यादा घायलों को लाया गया था, जिसमें से 25 की हालत बहुत गंभीर थी, जिनको जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया। और उसके बाद जब सीएम वहां पर पहुंचे हैं तो लोगों का जो गुस्सा है, जो एक आम मुंबईकर का गुस्सा है, वो देखने को मिला। क्योंकि जिस तरह से लगातार मुंबई में सिलसिलेवार धमाके किए गए, 3 धमाके किए गए, अब तक 17 लोगों की मौत हुई है, 100 से ज्यादा लोग घायल हुए हैं। ऐसे में सरकार और इंटेलिजेंस के प्रति जो लोगों का गुस्सा है वो जीटी अस्पताल में देखने को मिला। जैसा कि हमने दर्शकों को अपने विजुअल्स में भी दिखाया था कि सीएम को काफी मशक्कत करनी पड़ी अस्पताल के अंदर जाने के लिए, अस्पताल से बाहर निकलने के लिए, क्योंकि जो परिजन थे वो लगातार ये कह रहे थे कि मुख्यमंत्री हाय हाय। जाहिर तौर पर मुख्यमंत्री से ये नाराजगी इस बात को लेकर है क्योंकि 2008 में मुंबई ने इतना बड़ा आतंकी हमला देखा था। उसके बाद ये कहा गया था कि सब कुछ ठीक कर लिया जाएगा, जो इंटेलिजेंस है उसको बढ़ाया जाएगा, लेकिन उसके बावजूद 3 धमाके किए गए हैं, तीनों हाई प्रोफाइल इलाके में धमाके किए गए हैं। ऐसे में जाहिर तौर पर लोगों का ये गुस्सा जो है वो देखने को मिला है। और अभी मुख्यमंत्री यहाँ पर आए जरूर थे, लेकिन काफिले के साथ वो निकल गए। अब सीधे मंत्रालय जा रहे हैं, जहां पर अभी वो ब्रीफिंग करेंगे और इस बात की जानकारी देंगे कि आखिर क्या कुछ सरकार की तरफ से किया जा रहा है घायलों के लिए या मृतकों के लिए। संतोष जी, आपने वहां पे मरीजों से बातचीत की होगी, उनके हालात क्या है इस वक्त? देखिए, मरीजों की बात की जाए तो एक मरीज से मैं मिलकर आया हूं, उसने अपना जो दर्द बताया है, उसने बताया कि जब वो खाऊ गली, जो कि मजदूर था, वो सोने की वहां पर काम करता था, मजदूर जो है अपने घर जाने के पहले उसने सोचा कि कुछ नाश्ता कर लेता हूं, और उसी समय वो वहां पर पहुंचा और काफी जोर से वहां पर धमाका हुआ। कुछ देर तक वो नहीं समझ पाया क्योंकि वो घटनास्थल से काफी दूर था, लेकिन उसके बावजूद जो ब्लास्ट से जो आग निकली थी, जो वहां से छर्रे उड़े थे, उससे वो बुरी तरह से घायल हो गया और अभी फिलहाल जीटी अस्पताल में उसका इलाज चल रहा है। कुछ यही हालात और भी घायलों के देखने को मिल रहे हैं। हमने अस्पताल के अंदर जाकर जायजा लेने की कोशिश की, काफी बुरे हालात हैं और यही कारण है कि यहाँ से 25 लोगों को, जो कि काफी गंभीर थे, उनको अब जेजे अस्पताल में भर्ती कराया गया है। हरकिशन दास अस्पताल हो, नायर अस्पताल हो या फिर जेजे अस्पताल हो, अमूमन सभी जगहों पर यही स्थिति देखने को मिल रही है और माना जा रहा है कि मृतकों की जो संख्या है वो बढ़ सकती है, क्योंकि कई घायल जो है अभी भी गंभीर हालत में है। संतोष, जैसा आपने बताया कि कई घायल अभी भी गंभीर रूप से उनकी हालत गंभीर बनी हुई है। जैसा कि कुछ देर पहले सीएम ने 17 लोगों की मौत की पुष्टि की है, क्या ये संख्या डॉक्टरों के हिसाब से बढ़ सकती है? देखिए, अगर डॉक्टरों की बात की जाए तो उनका कहना है कि जिन हालात में यहाँ पर घायलों को लाया गया था, कई की हालत इतनी नाजुक थी कि उनका फिलहाल यहाँ पर ट्रीटमेंट नहीं किया जा सकता था, इसलिए दूसरे अस्पताल में उनको रेफर किया गया है। जिस अस्पताल में जीटी अस्पताल से मैं जाकर आया हूँ, घायलों से मिलकर आया हूँ, वहां पर पहुंचते ही 3 लोगों की मौत हो चुकी थी और उसके बाद जो उनमें से बाकी लोगों को शिफ्ट किया गया, उसमें से 4 लोगों की जेजे अस्पताल में जाने के बाद मौत हो चुकी है। तो 7 का आंकड़ा सिर्फ एक अस्पताल से है, तो ऐसे में जो मृतकों की संख्या है वो और ज्यादा हो सकती है, इस तरह का अंदाजा डॉक्टर्स लगा रहे हैं। यहाँ पे एक बात में सवाल एक जो मेरे जहन में है वो ये कि 92-93 के धमाके और लगातार ये कई धमाके मुंबई ने झेले हैं। 2008 का जो सबसे बड़ा धमाका अब तक का था और एक बड़ा आतंकी हमला था देश के ऊपर, वो हमले और इस हमले में करीब 2.5 साल का अंतर था और इतने दिनों तक मुंबई पुलिस ने बड़ी ही मुस्तैदी से काम किया। ये कितना बड़ा फेलियर मानते हैं इंटेलिजेंस और मुंबई पुलिस का?
देखिए, बहुत बड़ा फेलियर इसको कहा जाएगा, क्योंकि जो 2008 का आतंकी हमला था वो कोई धमाका नहीं था जैसे कि धमाके मुंबई ने पहले झेले हैं। उसमें देश के बाहर से लोग आए थे, बकायदा उन्होंने लोगों को बंधक बनाया, 2 दिनों तक एनएसजी की कार्रवाई चली और उसके बाद जो है आतंकवादियों को मार गिराया गया। लेकिन ये जो धमाका किया गया है उसमें जाहिर तौर पर देश के अंदर मौजूद जो आतंकी संगठन है, चाहे वो इंडियन मुजाहिदीन रहे हो, हरकत उल मुजाहिदीन रहे हो, तहरीके कश्मीर रहे हो या जो बाकी हुजी जैसे संगठन है, उनका हाथ निकलकर सामने आ रहा है। क्योंकि अगर ब्लास्ट की इंटेंसिटी की बात करें तो बहुत ज्यादा है। 2003 में इसी जवेरी बाजार में ब्लास्ट हुआ था, जिसे मैंने खुद कवर किया था। गेटवे ऑफ इंडिया पर ब्लास्ट हुआ था और कुछ इसी तरह की इंटेंसिटी के बॉम्ब जो है उसमें यूज किए गए थे और बाद में इसमें जो लोग पकड़े गए उनको सजा भी हुई है। तो कहीं ना कहीं ये बात तो साफ है कि ये किसी ना किसी आतंकी संगठन का काम है। लेकिन अमोनियम नाइट्रेट और आरडीएक्स जैसी जो चीजें यूज की गई हैं उसमें जाहिर तौर पर इंडियन मुजाहिदीन या फिर हरकत उल मुजाहिदीन या हुजी, इनका नाम निकलकर सामने आ रहा है। संतोष जी, एक बात यहाँ पे आप 12-13 सालों से इस तरह की खबरों को कवर करते आ रहे हैं। यहाँ पे एक सवाल यह कि 2006 में एक ब्लास्ट होता है, यही समय था सीरियल ब्लास्ट होता है और उसकी बरसी अभी जस्ट बीती है, 11 तारीख को थी और आज 2 दिन के बाद इस तरह का धमाका और वही समय, जगह हालांकि बदल गए हैं, ट्रेन के बजाय अलग अलग जगह पे धमाके किए गए हैं। क्या वजह मानते हैं, क्या बताना चाहते हैं ये आतंकी? देखिए, कहीं ना कहीं जब भी मुंबई में फेस्टिवल सीजन आता है, जैसे कि त्योहारों का मौसम आता है, अब आप देखिए तो जुलाई के बाद लगातार त्योहारों का मौसम शुरू होता है। दही हंडी आती है, 15 अगस्त आता है, उसके बाद जो है गणेश उत्सव आता है जो कि महाराष्ट्र का सबसे बड़ा त्योहार होता है। ऐसे समय पर मुंबई के अंदर अशांति फैलाना और ज्यादा से ज्यादा लोगों को हर्ट करने की जो मंशा होती है वो आतंकी संगठनों की होती है और यही कारण है कि ऐसे समय पर ये धमाके किए गए हैं। 2006 में जो ब्लास्ट कराए गए थे उसमें भी ट्रेन को टारगेट किया गया था, ऐसे समय पर जब ट्रेन में सबसे ज्यादा भीड़ होती है। और इस बार भी यही देखने को मिला है कि जो प्रमुख स्थल है, जो आर्थिक राजधानी की दृष्टि से काफी महत्वपूर्ण है, जवेरी बाजार आप जानते हैं कि सोने और चांदी का बहुत बड़ा बाजार है। ओपेरा हाउस जो कि एक सिंबल माना जाता है मुंबई का, उसको टारगेट किया जाता है। दादर जो कि सेंट्रल और वेस्टर्न को जोड़ता है, काफी ज्यादा भीड़ उस समय वहां पर मौजूद होती है। उसी समय पर ये धमाके किए गए। अगर मैं टाइम की बात करूं तो 6:54 पर जो पहला धमाका है वो जवेरी बाजार में हुआ, उसके ठीक 1 मिनट बाद 6:55 पर जो है ओपेरा हाउस का धमाका हुआ और उसके तकरीबन 10 मिनट बाद जो है दादर में धमाका हुआ, जो अब तक की जानकारी निकलकर सामने आई है। अभी फिलहाल इस बारे में और जो है वो छानबीन की जा रही है, लेकिन ये साफ हो गया है कि मुंबई एक बार फिर आतंकी हमला झेल रहा है। जी संतोष जी, जीटी अस्पताल की जो मृतकों की संख्या आपने क्या एक बार दर्शकों को बताने की कोशिश की? देखिए, जीटी अस्पताल की अगर बात करें तो वहां पर 6 लोगों की मौत हुई थी जीटी अस्पताल में। 3 लोग जो थे वो जब वहां पर पहुंचाए गए थे उसी समय उनकी मौत हो गई थी और 3 की इलाज के दौरान मौत हो गई है। कुल 50 से ज्यादा लोगों को वहां पर भर्ती कराया गया था, जिनमें से 25 लोगों को अब जेजे अस्पताल में शिफ्ट कराया गया, क्योंकि वो काफी गंभीर रूप से घायल हैं, उनकी हालत काफी नाजुक बनी हुई है। और इस बात का अंदाजा इसी से लग सकता है कि जब मुख्यमंत्री वहां पर पहुंचे हैं तो लोगों का जो गुस्सा था, एक आम मुंबईकर का गुस्सा था, वो साफ देखने को मिला। क्योंकि सरकार हर बार इस तरह के जो भी ब्लास्ट होते हैं तो मृतकों के लिए मुआवजे का ऐलान कर देती है। ये कहा जाता है कि आरोपियों को ढूंढा जाएगा, लेकिन आप देखिए 2006 का ब्लास्ट था, उसके आरोपियों को अब तक सजा नहीं मिल पाई है, जिसकी नाराजगी पीड़ित अभी 2 दिन पहले ही राज्यपाल और सरकार के सामने बता चुके हैं और फिर एक और धमाका हो गया है। तो जाहिर तौर पर लोगों को ये जो गुस्सा है उसको जायज ही कहा जा सकता है। हालांकि सरकार अपना काम करने की बात कर रही है, लेकिन देखना होगा कि इसके पीछे कौन लोग जिम्मेदार हैं और उन तक पहुंचने में सरकार कितने जल्दी सफल हो पाती है। संतोष जी, पूना ब्लास्ट जैसा हमने और आपने कवर किया था, 2010 फरवरी के समय हुआ था ये ब्लास्ट। उस समय जो इसमें आरडीएक्स उपयोग किया गया था, आईडी उपयोग किया था, क्या ये इतनी आसानी से उपलब्ध हो जाता है? देखिए, अगर इस ब्लास्ट की इंटेंसिटी की बात करें तो जो मुझे अभी तक समझ में आ रहा है, जो मेरे सोर्सेज बता रहे हैं कि जाहिर तौर पर इसमें आरडीएक्स की मात्रा यूज की गई है, क्योंकि इंटेंसिटी बहुत ज्यादा है और इंटेंसिटी को बढ़ाने के लिए आरडीएक्स का इस्तेमाल किया जाता है। अमोनियम नाइट्रेट पूरी तरह से इसमें यूज किया गया है। जिलेटिन की छड़ें जो है इसमें यूज की गई है, जो घायलों को देखने के बाद पता चल रही है, क्योंकि बहुत दूर तक जो है ये उड़कर उसके छर्रे गए थे और उसके बाद उससे हट होकर बहुत लोग घायल हुए हैं। तो ये तीनों का जो कॉम्बिनेशन है ये आमतौर पर पुणे ब्लास्ट में भी यूज किया गया था, जिसमें बाद में इंडियन मुजाहिदीन के लोगों को गिरफ्तार किया गया। एक बहुत महत्वपूर्ण बात और आपको बताना चाहूंगा, कल ही एटीएस ने 2 लोगों को गिरफ्तार किया था जो अहमदाबाद ब्लास्ट और सूरत ब्लास्ट के लिए जिम्मेदार थे, इंडियन मुजाहिदीन से और सीमी से जुड़े
जुड़े हुए थे और उसी के दूसरे दिन ये ब्लास्ट किया जाता है। तो कहीं ना कहीं इसे इस लिंक से भी जोड़कर देखा जा रहा है कि इंडियन मुजाहिदीन ने, जो कि उनका जो पूरा सेल था वो खत्म हो चुका था 21 लोगों की गिरफ्तारी के बाद, अब फिर से एक्टिव होने की कोशिश कर रहा है। चलिए, ये संतोष जी ने एक अहम बात बताई है, इंडियन मुजाहिदीन के 2 लोगों को कल गिरफ्तार किया गया था और उसके बाद ये धमाका होता है। सबसे अहम बात, 11 जुलाई को धमाका हुआ 2006 में, और आज 2 दिन के बाद, 2 दिन पहले उसकी बरसी थी और 2 दिन के बाद वापस धमाका होता है। 2 इंडियन मुजाहिदीन के लोग गिरफ्तार होते हैं। अहमदाबाद ब्लास्ट में उनकी गिरफ्तारी हुई थी। संतोष जी, ये बताएं कि ये किस तरह से जोड़ा जा सकता है? क्या ये एक अहम सुराग यहाँ इन दोनों से इकट्ठा किया जा सकता है इस ब्लास्ट को लेकर? बिल्कुल, देखिए 2008 में जो ये ब्लास्ट, 2006 में जब ये हुआ था अहमदाबाद का ब्लास्ट, तब से ये लोग वांटेड चल रहे थे। अफजल उस्मानी, जो कि उस मामले में काफी एक बड़ा आरोपी था, उसके ये साथीदार थे, इंदौर के रहने वाले हैं। और 3 दिन पहले से क्राइम ब्रांच को इस बात की जानकारी मिली थी कि ये लोग गोवंडी इलाके में, मानखुर्द इलाके में आके रह रहे हैं, जिसके बाद एटीएस ने इनको ट्रैक किया था। और कहीं ना कहीं हो सकता है कि ये लोग किसी धमाके को अंजाम देने की कोशिश कर रहे हो, उस स्लीपर सेल के ये सदस्य रहे हो और उसके बाद ये पुलिस के हत्थे चढ़ गए हो। लेकिन इनके कुछ साथी जो है वो जरूर पुलिस की पकड़ से बाहर रहे हैं, उसके बाद ये होगा। ये एक बड़ी संभावना इस समय जताई जा सकती है, जो अब तक की ब्लास्ट की इंटेंसिटी को देखकर लग रहा है, जो अब तक की पुलिस जांच को देखकर लग रहा है, जो कॉम्बिनेशन यूज किया गया है, जिसको इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के लोग यूज करते रहे हैं, वो देखकर अभी तक इस लिंक से जोड़ा जा रहा है। लेकिन अभी कुछ कह पाना जल्दबाजी होगी, क्योंकि अब तक किसी आतंकी संगठन ने जिम्मेदारी इसकी नहीं ली है। क्योंकि आमतौर पर इंडियन मुजाहिदीन और सिमी के लोग इस तरह के धमाके के बाद कोई मेल करते हैं या इसकी क्रेडिट लेने की कोशिश करते हैं, लेकिन अब तक इस मामले में नहीं हुआ है। और अब देखना होगा कि एटीएस, एनआईए की टीम, जो कि दिल्ली की टीम और पुणे की फॉरेंसिक टीम है, वो यहाँ पर थोड़ी देर में पहुंचने वाली है। तो उसके बाद उनकी छानबीन में क्या निकलकर सामने आता है। लेकिन एक बात तो साफ है कि मुंबई के ऊपर एक बार फिर से यह आतंकी हमला किया गया है। 3 सिलसिलेवार बम धमाके किए गए हैं। लोगों को न सिर्फ उन्हें मौत के घाट उतारने की तैयारी की गई है, बल्कि मुंबई को आर्थिक दृष्टि से नुकसान पहुंचाने की, जैसा हम कहते हैं कि आर्थिक राजधानी है, तो उस दृष्टि से नुकसान पहुंचाने की कोशिश की गई है। और ऐसे ही प्लेसेस को उन्होंने स्पॉट किया है कि जहां पर धमाके करने के बाद व्यापारिक जो वर्ग है उसके अंदर दहशत हो, इंटरनेशनल लेवल पर जो मुंबई की छवि है उसको धक्का पहुंचे। और यही जो मंशा थी उसमें कहीं ना कहीं कामयाब हुए हैं। सरकार और हमारी एजेंसियां इसमें नाकाम साबित हुई हैं, इनको ट्रेस करवाने में नाकाम साबित हुई है, और एक बार फिर मुंबई को इस तरह का हमला झेलना पड़ा है। बिल्कुल बिल्कुल अश्विन, संतोष अब हमारे साथ बने रहिए। दादर में किस तरह की स्थिति है, दादर का अपडेट लेते हैं हमारे संवाददाता।